ये मौसम का मिजाज बदल चुका है। सर्दी ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ बर्फबारी की सौगात इस पहाड़ी प्रदेश को मिल चुकी है। अब पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने सैलानियों का स्वागत करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर, पुंछ, गुलमर्ग, गुरेज घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने घाटी की रंगत को बदल कर रख दिया है। पूरा इलाका स्याह सफेद हो चुका है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने धरती के स्वर्ग का सफेदी के साथ श्रृंगार किया है। देखिए तस्वीरें। आसमान से बरसती बर्फीली फुहारों ने धरती के स्वर्ग की खूबसूरती और बढ़ा दी है। नर्म मुलायम रेशमी बर्फ की फुहारों ने मानो कश्मीर का यूं साजो श्रृंगार किया है। इस पहाड़ी प्रदेश का कोई कोना नहीं जहां बर्फ ने डेरा न डाला हो। चारों ओर सफेदी की चमकार है। झकझक सफेद पहाड़, सफेद पेड़, सफेद घर और तो और पूरी की पूरी सड़क ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बर्फ ने ठंड बढ़ा दी है। सोनमर्ग, गुरेज, द्रास, करगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। गुरुवार रात से हो रही हल्की बारिश ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढकना शुरू कर दिया है। बीती रात कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक और ताजा बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और जोजिला के धर्रे पर 2 से 6 इंच तक की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इस बर्फबारी से मौसम में और भी ठंडक आई है और तापमान जो है वो और लुढ़का है। श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान अब 12 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि रात के तापमान में श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर के सभी इलाकों में और गिरावट दर्ज हो जाएगी, जो मात्र 2 से 5 डिग्री तक तापमान रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यहां तक कि कुछ पहाड़ी इलाकों में तापमान अब 0 के करीब पहुंचने लगा है। गुरेज में अभी तक 5 से 6 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियां के साथ जोड़ने वाला मुगल रोड एक बार फिर बर्फ के चलते बंद हो गया है। मंगलवार को मुगल रोड को हल्के मोटर वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया था, लेकिन ताजा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर मुगल रोड पर नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके में बर्फ का मानो साम्राज्य खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए गए हों। पूरा इलाका सफेद स्याह हो चुका है। श्रीनगर करगिल हाईवे भी भारी बर्फबारी के साए में घिर गया है। देखिए किस मुस्तैदी से प्रशासन सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने में जुटा है। 24 घंटे लगातार बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि सड़कों को चलने लायक और गाड़ी चलाने के मुफीद बनाया जा सके। करगिल, द्रास में भी जो है ताजा बर्फबारी हुई है और फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान इसी तरह बादल जो है छाए रहेंगे पूरे कश्मीर में, लेकिन कोई बड़ी बर्फबारी 18 नवंबर तक फिलहाल नहीं होगी। कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि कश्मीर में सर्दी के मौसम ने पूरी तरह दस्तक दी है। पुंछ की तस्वीर भी कश्मीर के दूसरे इलाकों से जुदा नहीं। यहाँ का जर्रा जर्रा भी बर्फमय हो चुका है। आसमान से बरसती बर्फ की फुहारों ने पहाड़ों से लेकर पेड़ों तक, घर से लेकर सड़कों तक हर जगह बर्फ ही बर्फ बिछा दी है। गुलमर्ग की इन सड़कों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के इस इलाके में मानो बर्फ की खेती हो रही हो। फूलों की इस घाटी में बर्फ लहलहा रही है। गुलमर्ग का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती एक ही जगह पर भेज दी हो। यहाँ भी सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने के लिए स्नो मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि बर्फ हटाकर सड़कों पर आवाजाही जारी रखी जा सके। कश्मीर के बाशिंदों के लिए बर्फबारी मुसीबत का पैगाम लेकर आई है, लेकिन सैलानियों की तो इस मौसम में निकल पड़ी है और सैलानी सपरिवार निकल पड़े हैं पहाड़ों की ओर, जहां कुदरत सफेद बाहें फैलाकर उनका तहे दिल से स्वागत कर रही है।
जम्मू कश्मीर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों की सुंदरता बढ़ाई है, जिसके बाद पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कोरोना के बाद पर्यटन उद्योग पहले जैसा हो जाएगा और उनकी कमाई बढ़ेगी। सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे इलाके की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। ठंड के मौसम में वैसे भी उत्तराखंड के औली में सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, इसलिए यह नजारा सैलानियों के लिए खास है। जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और पहाड़ चमकने लगे हैं। औली में नवंबर के दूसरे सप्ताह में लंबे अरसे बाद बर्फबारी देखने को मिल रही है। पहली बर्फबारी से औली की तस्वीर बदल गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पर्यटकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। हालांकि औली में अभी तक 1 से 2 इंच की हल्की बर्फबारी ही हुई है, लेकिन इतनी जल्दी स्नोफॉल से कारोबारियों को इस पर ज्यादा कमाई की उम्मीद जग गई है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ भी बर्फबारी की वजह से अभी से चर्चा में आ गया है। यहाँ भी बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। जमीन की सतह ने सफेदी ले ली है और धूप निकलने से पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ गई है, जो सैलानियों में आकर्षण बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से धाम और आसपास का मौसम ज्यादा सुहावना हो गया है। हालांकि ठंड बढ़ने से लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को प्रकृति का ये तोहफा अनोखा लग रहा है। एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ बद्री विशाल के दर्शन, लोगों में खुशी की लहर है। पहली बार बाबा बद्रीनाथ जी ने हमें मौका दिया अपने दर्शन का, और यहाँ पे काफी आज बर्फबारी हुई है और बहुत आनंद आ रहा है बाबा जी की। यहाँ आकर जो है बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा जीवन में कभी नहीं सोचा था, जैसा दृश्य आज देखने को मिला है। यहाँ पे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे बद्री विशाल में, और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को यहाँ। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे पहाड़ी इलाकों का मौसम बदलता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ठंड बढ़ने लगी है और पूरे इलाके में बर्फ की चादर फैलती जा रही है। बर्फबारी ने इस इलाके को और सुंदर बना दिया है। पहाड़ सफेद हो गए हैं, जहां देखो वहां बर्फ ने अपना पैर फैला लिया है। मौसम की ये तस्वीर देख के यहाँ के दुकानदार काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटकों से गुलजार रहेगा। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की। बेंगलुरु को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी सौगात दी हैं। एक तरफ उन्होंने केएसआर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। काशी दर्शन ट्रेन को भी उन्होंने रवाना किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का शुभारंभ भी किया है। करीब 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस टर्मिनल के गेट लाउंज में 5,932 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसे करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये टर्मिनल इस हवाई अड्डे की सालाना यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 से 6 करोड़ कर देगा। यानी टर्मिनल 2 को बेंगलुरु की गार्डन सिटी के प्रति एक ट्रिब्यूट के तौर पर डिजाइन किया गया है और यात्रियों को यहां बाग बगीचे में टहलने जैसा भी अनुभव मिलने वाला है। चियार एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 की खूबसूरती सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु को कई और सौगात देने वाले हैं। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पे बना टर्मिनल 2 कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि आपकी आंखें टिक जाएं। पूरे एयरपोर्ट को एक खास थीम के तहत बनाया गया। कैसा है ये टर्मिनल, आपको दिखाते हैं।
और चलिए अब बात नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कर लेते हैं, जिसका इंतजार जोर शोर से चल रहा है। इस एयरपोर्ट को लेकर ताजा खबर ये आई है कि यहां आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की एक झलक लोगों को दिखाई देगी। वाराणसी के घाटों की तर्ज पर एयरपोर्ट की सीढ़ियां बनाई जाएंगी। कला और संस्कृति के नजरिए से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेहद खास होने जा रहा है। देखिए, बनारस, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, बनारस, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है, इस शहर को खास बनाने के लिए सबके पास अपनी वजह है। किसी के लिए बनारस प्रेमचंद है तो किसी के लिए बनारस बिस्मिल्लाह खान है, किसी के लिए बनारस बनारसी पान है तो किसी के लिए बनारसी साड़ी, किसी के लिए बनारस जन्म का स्थान है तो किसी के लिए बनारस मुक्ति का द्वार। शिव जी के त्रिशूल पर टिकी इस अलौकिक नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगाती है मां गंगा की बहती ये धारा और उस धारे के किनारे बसे ये घाट। अब बनारस में इन्हीं घाटों की झलक आपको नोएडा में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिलेगी। जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरी क्षमता के साथ चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। बताया गया है कि टर्मिनल की सीढ़ियों पर वाराणसी के घाटों की झलक दिखेगी और बिल्कुल हवेली की तरह होगी एयरपोर्ट की बिल्डिंग्स। ये बहुत सोच के डिजाइन किया है कि ये थोड़ा यूपी का कल्चर दिखाए, यूपी की हिस्ट्री दिखाए, बिकॉज बहुत जरूरी है। यूपी हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है और ये जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिर्फ हम प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के लिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देश के लिए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर दावा किया गया है कि साल 2024 के अंत से यहां उड़ानें शुरू हो जाएंगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही अहम साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के लिहाज से इस एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस वक्त 1000 से ज्यादा मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं। स्पीड बिल्कुल सही है। हमारे कंसेशन एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ये एयरपोर्ट जो 12 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी का है, हमें ये 2024 की एंड तक डिलीवर करना है। तो हम उसके हिसाब से देखा जाए, जो आप स्पीड पूछ रहे हो, हम बिल्कुल ऑन टाइम है उसके लिए। इस भव्य एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। माना जा रहा है कि 2024 के आखिर तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद हर साल 12 मिलियन यात्री यानी एक महीने में लगभग 10 लाख लोग इस एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा करेंगे। तैयारी फुल स्विंग मोड पर चल रही है। उम्मीद आप भी यही करिए कि 2024 के आखिर तक आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर पाएंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बंगाल की नाव कला की कर लेते हैं, जिस पर कल तक संकट के बादल थे, लेकिन कलाकारों ने इस कला को फिर से संजोने का बीड़ा उठाया और आज ये नाव कला फिर से अपने पुराने रंग में लौटने लगी है। हावड़ा के कुछ कलाकार इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। कैसे चल रहा है प्राचीन कला को बचाने का मिशन, अब जरा इसकी तस्वीरें भी देखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। बंगाल का बहुत पुराना नाव है। बंगाल की प्राचीन नाव कला अब एक बार फिर जीवित हो रही है। नाव बनाने की जो कला लुप्त हो चुकी थी, उसे एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जा रही है। लगभग एक सदी पहले जो ओझल हो गई थी, उसे नया जीवन देने की मुहिम रंग लाने लगी है। बंगाल में नाव बनाने का काम लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन अब एक बार फिर से उसे नया जीवन मिल रहा है। बंगाल की ये खास नाव है छोट। एक समय हुआ करता था जब बंगाल की खाड़ी या फिर समुद्र के लहरों के साथ टक्कर लेने वाला एक ही नाव था, छोट। लेकिन समय के साथ इसका इस्तेमाल कम होने लगा, लेकिन लोग इसे बनाने की तकनीक को ना भूले, इसलिए फिर से इसे तैयार किया जा रहा है। हावड़ा के एक नाव कलाकार पंचानन मंडल एक सदी पुरानी विशेष नाव छोट बना रहे हैं।
जिसे कभी प्राचीन इतिहास के दौरान समुद्र या नदी में मछली पकड़ने वाली नाव के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। वक्त के साथ वो ओझल हो जरूर गई, लेकिन अब नाव कला गुजरात से लेकर लंदन तक के म्यूजियम की शान बढ़ाने को तैयार है। इम्पोर्टेंट ये है, कोई भी नाव होगा जो समुंदर में जा सकते हैं, ये है वो नाव। बंगाल का बहुत सारा नाव है, जानते हैं अभी, लेकिन हमको लगता है ये नाव जो छोट नाव है, यही सबसे पुराना और समुंदर में जाने के लिए आइडियल है। ब्रिटिश और भारत सरकार के एक खास प्रोजेक्ट के तहत इस खोई हुई कला को नया जीवन देने की तैयारी की जा रही है, या कहें कि इतिहास को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश हो रही है। नाव के निर्माण का काम अक्टूबर में शुरू हुआ था, जो लगभग पूरा हो चुका है। এটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার কারণে এখন আমাদের গাঙে চড়া হয়ে গেছে। চড়া হওয়ার জন্য এই নৌকোতে একটু জল বেশি লাগে এবং চড়া হওয়ার জন্য যদি কোনো মুহূর্তে লেগে যায় উনি পাল্টি। नाव बनाने की ये खास कला आम लोगों का भी उत्साह बढ़ा रही है। जैसे जैसे नाव का काम पूरा होता जा रहा है, उसे देखने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हाँ, ये बहुत सुंदर है जी। हाँ। फोटो वो भी लिए होंगे आपने? है। हमें बस यही पता है कि ये नाव बहुत पुराना है और शायद ये आखिरी बार हो रहा है कि ये नाव तैयार हो रहा है। छोट एक खास तरह की वी आकार वाली नाव है, जिसका निचला हिस्सा शुरू से अंत तक एक चौड़ा और मोटा तख्त होता है। इस तरह नाव का तल बनाया जाता है। लकड़ी के तख्तों को वी आकार में लगाया जाता है ताकि भारी लहरों में भी नाव पानी में स्थिर रह सके। वक्त के धूल के गुबार में गुम हो चुकी ये कला अब दोबारा जिंदा हो रही है। भले ही नाव बनाने की तकनीक बदल चुकी है, समुंदर में गोते लगाने वाले पनडुब्बी भी है, लेकिन आने वाला वक्त बंगाल की इस खास नाव को बखूबी याद रखेगा। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक, जीएनटी के लिए। देखिए, हमारे बचपन की यादों में नानी दादी के घर की याद जरूर बसी होती है, जिसमें खेलने के लिए बड़ा खुला आंगन होता था। गर्मियों में ऊंची छतों की वजह से बिना एसी और कूलर के कमरा ठंडा रहता था। लेकिन अब शहरों में देखिए, कंक्रीट के जंगलों के बीच में वो सुकून जरा मुश्किल सा हो गया है। ऐसे में लखनऊ के युवा आर्किटेक्ट अनंत कृष्ण आपको वो सुकून दिलाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के तौर पर मिट्टी की दीवारों वाला अपना ऑफिस तैयार किया। अब वो ऐसे ही मकान को मॉडर्न लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये एक इको फ्रेंडली ऑफिस की तस्वीरें हैं। लखनऊ में 300 स्क्वायर फीट का ये ऑफिस खास है और इस ऑफिस को बनाया है यहाँ के एक आर्किटेक्ट अनंत कृष्ण ने। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुक में एकदम मॉडर्न दिखने वाले इस ऑफिस के मुख्य हिस्सों जैसे स्टूडियो और लॉबी की दीवारें कंक्रीट की नहीं बल्कि मिट्टी से बनाई गई हैं। ऑफिस देखने में खूबसूरत लगे, इसके लिए दीवारों पर हाथ की छाप से एक अलग लुक दिया गया है। ऊंची गुंबददार छतों को कुछ ऐसे तैयार किया गया है कि पूरा वेंटिलेशन हो और अंदर तक रोशनी रहे। ये तो इस ऑफिस के लुक की बात हुई। अब जरा इसका फायदा सुनिए। प्राकृतिक हवा और रोशनी की वजह से इस ऑफिस में ना तो दिन में लाइट जलाने की जरूरत पड़ती है और ना ही एसी की, यानी बिजली का बिल यहाँ एकदम कम आता है। अब अनंत इस आइडिया को घरों के लिए भी यूज में लाना चाहते हैं। वो घर बनाने के मटेरियल में बदलाव करके और घरों की दीवार की डिजाइन को मिट्टी से नया रूप देने का प्लान तैयार कर रहे हैं। अपने इस अनोखे आइडिया को लोगों को दिखाने के लिए ही पहले उन्होंने अपना ये ऑफिस बनाया। अनंत कहते हैं कि मॉडर्न वस्तु और लाइफस्टाइल की वजह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और हमें प्रकृति की ओर लौटना ही होगा। जो हम लोग टेक्निक यूज करें या जो हम लोग स्टाइल इस्तेमाल करें वो कहीं ना कहीं झलक दे उस जगह की। तो ये हमेशा से मेरी पूरे डिजाइन में यही अप्रोच रही है, किसी भी डिजाइन के प्रोजेक्ट में, कि जो जहां पे हम लोग बना रहे हैं वहां को रिफ्लेक्ट कराना जरूरी है, क्योंकि आर्किटेक्चर हर जगह का अपना है और हर जगह की अपनी स्पेशलिटी है। तो आप लाल किले को उठा के आप कश्मीर नहीं पहुंचा सकते,
या बोट हाउसेस को आप उठा के महाराष्ट्र नहीं पहुंचा सकते, या त्रिवेंद्रम के स्टोन कट आर्किटेक्चर को उठा के आप लखनऊ नहीं ला सकते, क्योंकि हर जगह की अपनी एक कला है, हर जगह की अपनी एक खूबसूरती है। तो आर्किटेक्चर का काम रहा है उस खूबसूरती को निखार के रिफ्लेक्ट कराना। मिट्टी की दीवारों से बनाए जाने वाले वातानुकूलित घरों को बनाने में अनंत के साथ कुछ युवा आर्किटेक्ट भी जुड़े हैं, जो मानते हैं कि ये प्रयोग बदलाव लाएगा। कोई भी चीज ऐसे आर्टिफिशियली सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएगी जो कि एक इनर सेल्फ और एक जो नेचर दे पाती है। तो स्टेइंग क्लोज एंड कनेक्टेड टू नेचर विल ऑलवेज बी गुड, and this is something that this firm follows as an idea when we design. So this is something I appreciate very much. So one of the reasons why I'm working here. दरअसल शहरों में कंक्रीट के गर्म रोशनी विहीन घरों में फंसे लोगों को वो पुराने दिनों में ले जाना चाहते हैं, ताकि लोगों को बचपन में नानी दादी के घरों वाला वही सुकून मिले जो गर्मियों की छुट्टियों में बचपनों में मिलता था। तो जाहिर है आधुनिक साज सज्जा और पुरानी तकनीक के गठजोड़ से बने ऐसे घर न सिर्फ सुख सुविधाएं पूरी करेंगे, बल्कि बचपन में नानी दादी के घर मिलने वाले सुकून को भी जीवंत करेंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपके काम की एक खबर आपको दिखाते हैं। भारत सरकार ने आधार में एनरोलमेंट और अपडेट के नियम बदल दिए हैं। जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार नंबर के लिए एनरोल करवाया था, उन्हें पहचान और पते का सबूत जमा करने के लिए कहा गया है। फिलहाल सरकार इस पूरी कवायद को आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है उन्होंने, मतलब नए दस्तावेज देना या फिर ना देना आपके ऊपर निर्भर करता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने कुछ महीने पहले 40 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसे देश भर में लॉन्च किया जा रहा है। आधार सेवा केंद्रों या कैंप्स में जाकर आधार में अपडेट करवा सकते हैं। आधार को ऑनलाइन अपडेट करने की भी सुविधा मौजूद है। सरकार के मुताबिक अब तक 134 करोड़ आधार जारी किए जा चुके हैं। इनमें से बहुत के पते और अन्य जानकारियां, मोबाइल नंबर आदि बदल चुके हैं। 10 साल पहले आधार बनवाते वक्त बहुत से लोग 14 से 15 साल के रहे होंगे और उनके हुलिये में भी काफी बदलाव आ गया है। इसीलिए सरकार का मानना ये है कि आधार जैसे जरूरी दस्तावेज में अपडेटेड जानकारियां होनी चाहिए। अक्सर हम में से कई लोग कूड़ा फेंकते हुए लापरवाही कर देते हैं। कूड़ेदान की बजाय कूड़ा उसके बगल में डाल देते हैं, लेकिन लोगों की इस हरकत पे अब पैनी नजर रहने वाली है। असल में बिहार के गया में ऐसी मशीन बनाई गई है जो कूड़ा सही से ना फेंकने वालों को टोकेगी। कैसे, आइए दिखाते हैं आपको। स्वच्छता का अनूठा ऐलान। कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकने वालों को पकड़ेगी मशीन। इधर उधर कचरा फेंका तो डस्टबिन कहेगी प्लीज यूज मी। भारत की इस घनी आबादी में आज भी हम में से ज्यादातर लोग कूड़ेदान होते हुए भी बेखौफ सड़क पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन अब अगर ऐसा किया तो डस्टबिन खुद कहेगा प्लीज यूज मी। दरअसल गया के सरकारी स्कूल के 3 छात्रों ने मिलकर एक अनोखी डिवाइस बनाई है जो लोगों को कूड़ेदान में कचरा डालने को मजबूर कर देगा। हम लोग देखते हैं कि लोग जो है जाने अनजाने में ही कचरे को जो है डस्टबिन के बाहर फेंक देते हैं, जिससे जो है गंदगी फैलती है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था। ये अनोखी डिवाइस उन लोगों की फोटो खींचकर नगर निगम और सोशल मीडिया को भेजेगी जो कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकेंगे, जिससे उन लोगों पर कार्रवाई की जा सकेगी। 10वीं क्लास के आदित्य, अनुराग और सन्नी कुमार ने इस खास डिवाइस को तैयार किया है। सेंसर है, 3 सेंसर है, आर्डिनो है और इसमें बहुत सारे मैकेनिक टूल है। इसका लाभ ये है कि हमारा वातावरण को स्वच्छ करके रखेगा। जंतुओं जो बाहर गाय वगैरह चलते रहती है वो कचरे ना खाएंगे, जिससे और पॉल्यूशन बाहर भी ना हो। 20 मीटर के दायरे में ये मशीन सेंसर के माध्यम से सेंस करेगा कि लोग कूड़ेदान में कचरा फेंक रहे हैं या नहीं। अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती को दोहराते हुए कूड़े को कूड़ेदान से बाहर फेंकेगा तो ये डिवाइस उसे 3 बार चेतावनी देगा और चौथी बार उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर ये डिवाइस उस व्यक्ति की तस्वीर खींचकर नगर निगम के कार्यालय में भेज देगा। साथ ही मशीन कूड़ेदान के बाहर फेंके गए कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाल देगा। इस डिवाइस के जरिए गंदगी कम करने में काफी मदद मिल सकती है। गया से पंकज कुमार के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं देवभूमि पे धनवर्षा की। 2 साल के बाद जब बिना पाबंदियों के उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट खुले तो भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इतनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे कि रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और यही वजह है कि इस बार 4 धाम यात्रा के दौरान बम्पर कारोबार हुआ है। इस हिमवर्षा से स्थानीय कारोबारी गदगद हैं। केवल केदारनाथ और यमुनोत्री ही की बात करें तो यात्रा के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। न केवल चॉपर कंपनीज की अच्छी कमाई हुई बल्कि घोड़े खच्चर वालों और दंडी कंडी वालों की भी खूब आमदनी हुई है। चारधाम यात्रा में टूट गए सारे रिकॉर्ड। यात्रा के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कारोबार ने बनाया नया कीर्तिमान। व्यापारियों की भी हुई जबरदस्त कमाई। कोरोना के चलते 2 साल तक श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए भले ही तरसना पड़ा हो, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ने चारधाम यात्रा के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। यही नहीं, स्थानीय कारोबार को भी नया आयाम मिला है। सरकारी कोशिशों के चलते इस बार चारधाम यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई थी। इन कोशिशों का नतीजा ही था कि श्रद्धालुओं ने इसे हाथों हाथ लिया और कारोबार के पुराने रिकॉर्ड टूटते चले गए। इस बार सिर्फ केदारनाथ और यमुनोत्री आने जाने में ही घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले और चॉपर कंपनियों ने 211 करोड़ का बिजनेस किया है। सिर्फ केदारनाथ में घोड़े खच्चर वालों को 101.34 करोड़ की कमाई हुई है। यमुनोत्री धाम के घोड़े खच्चर वालों ने 21 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। यही नहीं, गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN को भी 50 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। स्टेट के लिए बहुत शुभ संकेत हैं कि हमारे स्टेट ने 101 करोड़ रुपए लगभग केदारनाथ और यमुनोत्री धाम से कमाए हैं, जो हमारे घोड़े खच्चर के द्वारा। जो हमारी चारधाम यात्रा हुई है वो बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। और अगर हम गढ़वाल मंडल विकास निगम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगस्त तक हमें 40 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जो नवंबर तक हमारी 50 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो निश्चित रूप से पूरी की तुलना में इस बार बहुत ही अच्छा फायदे की यात्रा रही है। श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास देखकर सरकार भी गदगद है और अभी से 2023 की चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग इन सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं और हेली सर्विसेज के लिए भी हमने पूर्व में भी ऑनलाइन व्यवस्था किया था, इस बार भी आगे भी ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी। और जो हमारी अवस्थापनात्मक सुविधाएं हैं उसकी भी हम लोग बढ़ोतरी कर रहे हैं। अभी जो विंटर सीजन आ रहा है इसको लेकर भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और अपने जो रेट्स है उसको कम कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट अधिक से अधिक आए। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा पर संकट था, इसलिए इस साल श्रद्धालुओं में काफी उत्साह और उमंग देखी जा रही है, जिसकी वजह से 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। उम्मीद है कि आने वाले साल में ये संख्या और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6ठी बार केदारनाथ धाम पहुंचे और वहां से उन्होंने सबको संदेश दिया कि जो भी श्रद्धालु जहां पे भी सफर करते हैं वो स्थानीय उत्पादों पर 5% खर्च जरूर करें। इसको देख के अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले साल आय और श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छा खासा इजाफा होगा। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। और चलिए दिलचस्प सी खबर दिखाते हैं आपको। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव को छात्र नेताओं की ओर से फ्री दाव खेला गया। दरअसल पटना विमेंस कॉलेज के गेट पर छात्राओं के लिए एक फ्री में स्टॉल लगाया गया और उन्हें फ्री में आइसक्रीम से लेकर गोलगप्पे भी खिलाए गए हैं। आइसक्रीम की दुकान पर भीड़, मोमोज की दुकान पर भीड़, गोलगप्पे की दुकान पर भीड़। वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, पर जब मुफ्त के चंदन का रिश्ता चुनाव से होता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आती हैं। तमाम दुकानों पर उमड़ी छात्राओं की इस भीड़ को देखकर आप भी हैरान होंगे। आपको भी लगेगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इन दुकानों पर इस कदर लूट मची है। तो आपको बता दें कि ये फ्री में मिल रहे सामान को लपकने की भीड़ है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव का आगाज हो चुका है। छात्र संघ का ये चुनाव अपने आप में बड़ा रोचक है। सभी प्रत्याशी छात्रों को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। वोटरों को लुभाने की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी।
लेकिन जब बात पटना यूनिवर्सिटी की हो तो अंदाज भी निराला होना चाहिए। छात्र नेताओं ने पटना वुमेन्स कॉलेज की छात्राओं को गोलगप्पे, मोमोज और आइसक्रीम खाने के लिए तमाम दुकानों को फ्री कर दिया है। कई छात्राओं का यह भी कहना है कि लोग कितना भी गोलगप्पे और मोमोज खिला दें, जो अच्छे व्यक्ति होंगे उन्हें ही वोट किया जाएगा। हम लोग को सब चीज फ्री है, हर चीज का एक्सेस मिल रहा है, चाहे गोलगप्पा हो, मोमोज हो, आइसक्रीम हो, हर चीज बाहर निकलते ही सारा कुछ खाया हम लोग। छात्राओं का यह भी मानना है कि नेताओं ने जो फ्री कूपन बांटा है उससे कॉलेज परिसर का पूरा गेट गंदा हो गया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव 19 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नामांकन की आखिरी तारीख थी। 7 नवंबर से 10 नवंबर तक नामांकन की तारीख दी गई थी। ऐसे में छात्र नेताओं का ये फ्री दांव कितना कारगर होगा, ये वोटों की गिनती के साथ ही तय होगा। शुभम, पटना, गुड न्यूज टुडे।